इन दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्लियामेंट पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने पार्लियामेंट के बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था। मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई थी कि किस तरीके से पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है, इंडिया का पार्लियामेंट बाकी देश के संसद से किस तरीके से अलग है, और अमेरिका के पार्लियामेंट यानी कांग्रेस की भी हमने बात की थी। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिस्टम ऑफ इलेक्शन पर बात करेंगे, और एक बार ये टॉपिक ख़त्म हो जाए फिर काफ़ी सारे सवाल पार्लियामेंट टॉपिक से आए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वन बाय वन कवर करेंगे, जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज इन टॉपिक्स में कवर किया था। तो अगर आपने पॉलिटी के उन लेक्चर्स को नहीं देखा है और अगर आपका एग्ज़ाम पास में है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सभी टॉपिक के एंडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट आप कवर कर लें। जैसे अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स है तो आई थिंक 15-20 वीडियोज़ होंगे, तो स्टार्टिंग में तो मैंने कंसेप्ट बताया है किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और एंड के 3-4 वीडियो में हमने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बस कवर कर लें फिलहाल, और अगर आपका एग्ज़ाम अभी पास में नहीं है तो आप सारे कॉन्सेप्ट को समझें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, अलग लेवल की क्लैरिटी आपको मिलेगी। फिलहाल हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि लोकसभा में इलेक्शन का सिस्टम कैसा है। लोकसभा के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया था, हिंदी नाम कब एडॉप्ट हुआ और लोकसभा का अर्थ क्या है। ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ इलेक्शन की बात करें तो पहली चीज़ आपको समझनी है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के मेनली इलेक्शन होते हैं, दो मेथड में मेनली। एक तो होता है एफपीटीपी, दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कुछ वीडियोस में हालांकि इन दोनों के बीच डिफरेंसेस मैंने आपको समझाए हैं बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइम पे, बट एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताऊंगा किस तरीके से दोनों का एक्चुअल लेवल पे काम होता है। फिलहाल आप एफपीटीपी को दिमाग में रखिए, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को, और ये जो एफपीटीपी का सिस्टम है यही लोकसभा में अप्लाई होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपसे ये पूछी जाएगी कि लोकसभा का इलेक्शन किस लेवल पे होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। तो बहुत ही आसान सी बात है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी इंडिया में 21 ईयर्स प्लस के जो पीपल हैं, 18 ईयर्स प्लस के जो पीपल हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। वैसे पहले ये प्रोविज़न 21 का था, आपको पता होगा 61st अमेंडमेंट में इसे घटा करके 21 साल की बजाय 18 साल कर दिया गया। वो किस प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर हुआ ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये चीज़ तो हमने डिस्कस की यहाँ पे कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा लोकसभा में। प्रोसेस की मैंने आपको बात की एफपीटीपी, डिटेल से हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि जो लोकसभा की सीटें हैं, जिस भी सीट में चुनाव हो रहा है और जिस प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो ही विनर होंगे। देखिए, प्रत्येक जो राज्य है, प्रत्येक जो स्टेट है इंडिया में, उन्हें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है? टेरिटोरियल, लेट सपोज मैं आपको झारखंड के एग्जाम्पल समझाता हूँ। सो लेट सपोज ये हमारा स्टेट है झारखंड, और यहाँ पे अगर बात करें आप लोकसभा की सीटों की तो 14 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं। लेकिन राज्यसभा पर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले लोकसभा की बात करते हैं। तो ये जो 14 सीटें हैं और जो जिले हैं यानी डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में, ये 24 हैं। 24 डिस्ट्रिक्ट है बट 14 जिले हैं, 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ऐसा क्यों? बिकॉज कई जगहों पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है, और एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक एमपी इलेक्ट होंगे। यानी लोकसभा का जो चुनाव है ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे होगा, डिस्ट्रिक्ट से लेना देना नहीं है, डायरेक्ट लेवल पे। ठीक है, इनडायरेक्टली कुछ रिलेशन है, जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली गई, बट यहाँ पे जो खेल होता है ये होता है पॉपुलेशन के बेस पे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिस्ट्रिक्ट से लेना देना नहीं है, बल्कि ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर डिसाइड होती है, और जिलों की संख्या से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और इस वजह से आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए किस राज्य में कितनी लोकसभा या फिर राज्यसभा की सीटें हैं, और मैच करने के लिए दे दिया जाता है। हालांकि सभी राज्य के याद रखना डिफिकल्ट होता है, बट जिनमें सबसे ज़्यादा है, जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा है, तो आप कॉमेंट करके बताइए यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और जो कम वाले हैं वो भी ज़रूर बताइए। सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होते हैं। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविज़न मेनली आपको लेकर के चलने हैं। पहला तो ये कि प्रत्येक स्टेट को
नंबर ऑफ सीट किस बेसिस पे डिसाइड होंगी? इस बेसिस पे डिसाइड होंगी कि उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, पॉपुलेशन द नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन इज द सेम फॉर ऑल स्टेट्स। यानी सभी राज्यों में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन और जो सीटें हैं इनका जो रेशियो ये सेम आएगा। क्यों? ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि किसी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और मान लीजिए कोई एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज 1 लाख पॉपुलेशन है और यहाँ पे 2 लाख पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे भी एक एमपी, यहाँ पे भी एक एमपी। तो ये प्रोविजन इक्विलिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इस वजह से इस तरीके का प्रोविजन बनाया गया है कि पॉपुलेशन पहले डिवाइड कर लेंगे, इसके बाद जो रेशियो आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटें होंगी। तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये पॉपुलेशन वाली बात, कि पॉपुलेशन के आधार पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड होंगी। ठीक है, और भी कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। तो एक अपवाद यहाँ पे ये है कि 6 मिलियन से कम अगर पॉपुलेशन है स्टेट की तो ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज 6 मिलियन से कम है। तो 6 मिलियन से जब कम है तो वहाँ पे तो कभी कभी अगर हम देखें तो हो सकता है एक सीट भी ना निकल करके आए, तो बट कुछ तो सीटें होनी चाहिए, इस वजह से ये प्रोविज़न रखा गया है। सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करें अगर सेकेंड प्रोविज़न की, तो प्रत्येक स्टेट को जैसा कि मैंने बताया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करते हैं और ये जो सीटें हैं वो किस बेसिस पे होंगी? वो पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नंबर ऑफ सीट, इनके बेसिस पे होंगे और ये सेम रहेंगी स्टेट में। यानी एक राज्य है, इसमें कई सारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ठीक है, तो एक जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो दूसरे को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से इस तरीके से इक्वल है कि इनका जो रेशियो है पॉपुलेशन का वो नंबर ऑफ सीटों के अकॉर्डिंग है। तो इस वजह से यहाँ पे भी कोई प्रोविज़न वायलेट नहीं हो रहा है। इन दोनों के बीच आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पहले में मैंने आपको ये बताया कि प्रत्येक स्टेट में जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो उनके पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन और सीटों के बेसिस पे डिसाइड होंगी। बट यहाँ सेकेंड प्रोविज़न ये है कि एक ही स्टेट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें जो रेशियो देखने को मिलेगा पॉपुलेशन का और सीटों का, ये जो है ये सेम देखने को मिलेगा पूरे राज्य में। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट वायलेट नहीं हो रहा है। ये देखते हैं, देखिए प्रत्येक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट देखने को मिलता है। सेंसस 10 सालों में होता है इंडिया में। तो जो सीटों के अलॉटमेंट है लोकसभा में और जो प्रत्येक प्रत्येक स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो डिवीजन है, इन चीज़ों में पार्लियामेंट डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड द मैनर इन विच इट हैज़ टू बी मेड। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि बताइए जो भी सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होती है इनमें किनको पावर है? तो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड। और इस तरीके से कई बार डीलिमिटेशन कमीशन भी देखने को मिला है। देखिए डीलिमिटेशन कमीशन का मेन काम ही यही है कि सीटों का किस तरीके से बंटवारा हो पॉपुलेशन के बेसिस पे, और कई बार ये गठित हुई हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खास करके स्टेट पीएससीज में इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे 52 है, 62 है, 72 है। अब चौथा ऑप्शन दे देंगे 1982, ठीक है, तो 72 के बाद डायरेक्टली 2002 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ना। आगे बात करते हैं तो ये आपको पता होगा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देखने को मिलती हैं फॉर एससीज एंड एसटीज, और ये जो है ये अगेन पॉपुलेशन के रेशियो पर है। सिस्टम ऑफ इलेक्शन मैंने आपको बता दिया है, पीटीपी सिस्टम है, इस पर हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। नाउ बात करते हैं ड्यूरेशन की कि कार्यकाल कितने सालों का होगा। सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं। देखिए राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा सबसे पहली बार कब गठित हुई? तो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही पहली बार 1952 में गठित हुई, और भारत में पहली बार आम चुनाव भी 1952 में हुए। ठीक है, तो अगर राज्यसभा की बात करें तो जैसा कि आपने पढ़ा है राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होती है, यानी भंग नहीं होती है। ये एक परमानेंट बॉडी है और ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है। क्यों? क्योंकि ये कभी डिजॉल्व नहीं होती है। तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा फिर क्या राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं क्या वो हमेशा के लिए होते हैं? ऐसा नहीं है, इनका एक फिक्स्ड टेन्योर है, ये 6 सालों तक ही रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर दूसरे साल 3 बार हम इसे डिवाइड कर देते हैं 2 ईयर्स के गैप में। देखिए ये टोटल 6 ईयर बन गया। तो हर दूसरे साल जो 1/3 सीटें हैं, 1/3 जो एमपीज हैं ये रिटायर कर जाएंगे। तो हर दूसरे साल 1/3 इस तरीके से टोटल जितने भी एमपीज हैं ये हर 6 सालों में रिटायर हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट कि हर दूसरे साल जो ये 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। और ये जो सीटें हैं ये ऑब्वियसली जब ये रिटायर हो रहे हैं तो फ्रेश सिलेक्शन होंगे, और ये जो फ्रेश सिलेक्शन है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है ये हर तीसरे साल के शुरुआत में होगा। क्यों? क्योंकि हर दूसरे साल 1/3 एमपीज राज्यसभा के रिटायर होंगे। ये जो रिटायरिंग मेंबर है क्या ये एलिजिबल हैं? इसका आंसर है यस।
दे आर एलिजिबल। और इंडिया के केस में ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं, जैसे अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट से कंपेयर करें तो मैक्सिमम वो 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बट इंडिया के केस में ऐसा नंबर ऑफ कह सकते हैं आपकी जो संख्या है चुनाव लड़ने की वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। रिटायरिंग मेंबर बिल्कुल एलिजिबल होते हैं इलेक्शन के लिए और जितनी मर्जी उतनी बार रीनोमिनेट हो सकते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो बात ये कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं, जो सांसद हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 सालों का। तो क्या ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है? जैसा कि ज़्यादातर बातें हैं और कुछ बातें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग है, पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो देखिए ये जो बात है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, बल्कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं साफ साफ, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह हमारे संविधान के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं किया गया है और पार्लियामेंट के हाथों में ये सौंप दिया गया है कि आप इसे किस तरीके से लेकर के चलेंगे। तो ऑब्वियसली फिर पार्लियामेंट एम्पावर्ड है, तो पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया था 1951 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, काफ़ी बार आपने सुना होगा। और ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि राज्यसभा में जो टर्म ऑफ ऑफिस है ये 6 सालों का होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। तो ये बात गलत होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि आरपीए एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग है। इसी तरीके के पॉलिटी में और भी कई कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैंने हाल ही में अभी पोस्ट किया है सारे कंफ्यूजिंग पॉलिटी के कंसेप्ट को, तो वहाँ से आप ज़रूर रिवाइज कर लें। बहुत ही कंफ्यूजिंग कुछ बातें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी बातों को एक जगह पर मैंने लिख दिया है और इम्पोर्टेंट समझा भी दिया है किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, तो उसे आप ज़रूर कवर कर लें। ना आगे बात करते हैं। तो ये जो आरपीए एक्ट है यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि जो टर्म ऑफ मेंबर हैं इनके जो टर्म है इसे भी कर्टेल कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट एम्पावर्ड होते हैं। देखिए आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हर दूसरे साल 1/3 राज्यसभा के मेंबर रिटायर होते हैं, तो जब पहली बार राज्यसभा गठित हुई होगी 1952 में, तो 2 सालों के बाद कौन से एमपी यहाँ पे रिटायर होंगे? बिकॉज सभी को अपने 6 साल पूरे करने हैं, तो फर्स्ट टाइम पे फिर कौन रिटायर होना चाहेंगे? तो ये डिसाइड हुई लॉटरी के बेसिस पे। लॉटरी हुई और लॉटरी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया गया कि 1/3 मेंबर रिटायर होने वाले हैं। फिर दूसरे साल वैसा ही हुआ और फिर तो फ्रेश इलेक्शन होते गए, तो इस तरीके से सबका 6 साल का जो ये कार्यकाल है ये पूरा होता गया। तो इस चीज़ को भी लेकर के आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। और ये भी मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट भी ऑथराइज है कि वो किस तरीके से रिटायरमेंट वाली प्रोविजंस को लेकर के अपने अकॉर्डिंग रूल बना सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग गवर्न कर सकते हैं इन चीज़ों को। नाउ दोस्तों लोकसभा के ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ये समझना काफ़ी आसान है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर था, यानी राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। और क्यों भंग नहीं हो सकती उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, बिकॉज हर दूसरे साल चुनाव हो रहे हैं, तो हर दूसरे साल फ्रेश इलेक्शन के बाद न्यू एमपीज आ रहे हैं राज्यसभा के अंदर। लेकिन लोकसभा के केस में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, 5 सालों के लिए यहाँ पे टर्म देखने को मिलता है और पहली मीटिंग से लेकर के ये डेट जो है ये 5 सालों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे। और जनरल इलेक्शन जब होते हैं यानी आम चुनाव जब होते हैं इसके बाद ये हर 5 सालों में ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या लोकसभा डिजॉल्व होती है या राज्यसभा? तो राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, लेकिन लोकसभा डिजॉल्व होती है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि जो लोकसभा है ये हर 5 सालों में डिजॉल्व होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 5 सालों से पहले डिजॉल्व हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर जवाब हाँ है तो फिर ये किनके द्वारा डिजॉल्व की जा सकती है? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है ये ऑथराइज्ड होते हैं कि ये लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं 5 सालों से पहले भी, और इस चीज़ को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लोकसभा का जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले क्या डिजॉल्व हो सकती है, तो इसका आंसर है हाँ, हो सकती है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें लोकसभा के टर्म की, तो इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी 5 सालों से बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन कब? जब ये बात चल रही हो नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे
पार्लियामेंट के द्वारा लॉ प्रस्तुत करके हर बार 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए लेंथ ऑफ टाइम को बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा किया भी गया है। लेकिन ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कब हुआ है, इस तरीके से लोकसभा की टर्म कब एक्सटेंड की गई है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है और किन बेसिस पे, यानी ग्राउंड क्या था उन इमरजेंसी को लगाने का। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1 साल के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये 6 मंथ इमरजेंसी जब सीज हो गई है, लेट सपोज इमरजेंसी की ड्यूरेशन खत्म हो गई, उसके बाद केवल 6 महीने तक ही, उसके भीतर ही यहाँ पे चीज़ें कंटिन्यू हो जानी चाहिए। यानी लोकसभा का जो चुनाव है 5 सालों के लिए, ये कंटिन्यू हो जाना चाहिए। नाउ बात करते हैं कि एमपीज़ के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन से पर्सन की क्या क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे वो एमपी बन सकते हैं। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पहली चीज़ तो ये कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज़ तो ये कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस पर्सन को ऑथराइज किया गया उनके सामने ये ओथ या अफर्मेशन लें। इसके बाद इस ओथ और अफर्मेशन में ये स्वेयर करते हैं कि हम हमारे संविधान के प्रति फेथ और अलायंस रखेंगे। इंडिया की सॉवरेनिटी यानी सार्वभौमिकता, देखिए सॉवरेनिटी के स्पेलिंग में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं सोवरेन है, इसके बाद टी वाई होता है, एन के बाद आई नहीं आता। तो इंडिया की सॉवरेनिटी यानी सार्वभौमिकता और इंटीग्रिटी। अब सोवरेन का क्या मतलब होता है आपको याद होगा, प्रीएम्बल में हमने डिस्कस किया था। इसे अगर आप एक्सप्लेन करें तो कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने वाले होने चाहिए। तीसरा प्रोविजन तो ये है कि इनकी उम्र राज्यसभा के केस में 30 साल से कम और लोकसभा के केस में 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी राज्यसभा का अगर एमपी बनना है तो 30 साल से ज़्यादा उम्र, और लोकसभा का एमपी अगर बनना है तो 25 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। तो यही रीज़न है, आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर बनने की न्यूनतम उम्र है वो 25 साल है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट के द्वारा और भी कई सारे क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और इनमें हम कुछ कवर कर लेते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो बार बार इसका नाम आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। असल में ये दो हैं, 1950 और 1951। तो इन दोनों पर भी हम काफ़ी बातें करने वाले हैं पार्लियामेंट वाले टॉपिक में। तो देखिए पहला प्रोविज़न तो ये है, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जा रही है उसमें ये इलेक्टर के रूप में यानी वोट डालने वाले के रूप में रजिस्टर होने चाहिए। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के केस में है। दूसरा तो ये है कि अगर ये स्केड्यूल्ड कास्ट या स्केड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो सीटें जैसा कि आपको पता है रिजर्व हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जो सीटें रिजर्व नहीं हैं उनमें भी स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर चुनाव लड़ सकते हैं। ना दोस्तों वैकेटिंग की बात करें सीटों की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन केसेस में एमपी जो है ये अपनी सीट खाली कर देते हैं पहली डबल मेंबरशिप के टाइम पे। यानी एक ही व्यक्ति दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हो सकता। दोनों हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा। यानी ऐसा नहीं कि कोई सेम व्यक्ति लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में भी भाग ले और राज्यसभा में भी और दोनों का एमपी बना रहे। ये प्रोविज़न डबल मेंबरशिप का प्रोविज़न नहीं है। और डबल मेंबरशिप की बात अगर आए तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्हें अपनी सीट वैकेट करनी पड़ेगी। अगर आरपीए एक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग, तो इनमें भी कुछ प्रोविज़न है। पहला प्रोविज़न तो ये है कि अगर ये दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें 10 दिन के भीतर बताना पड़ेगा कि ये किस हाउस में सर्व करना चाहते हैं। यानी ये लोकसभा में प्रोसीड करना चाहते हैं या फिर राज्यसभा में। और अगर 10 दिन के भीतर ये बताने में नाकामयाब होते हैं तो इनकी जो राज्यसभा वाली सीट है ये ऑटोमेटिक वैकेंट हो जाएगी। दूसरा प्रोविज़न देखिए, अगर कोई सीटिंग मेंबर है, यानी लेट सपोज कोई लोकसभा के एमपी है और अगर ये राज्यसभा के चुनाव में भाग ले रहे हैं और इस चुनाव में जीत जाते हैं तो इसकी ऑटोमेटिक लोकसभा एमपी की जो सीट है ये खाली हो जाएगी और ये राज्यसभा के सदन में भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यही बात है यहाँ पे, इफ अ सीटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट। तो इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। नाउ अगला प्रोविजन देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, ये लेट सपोज मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा के अंदर ये 2 टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज यानी 2 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं और अगर ये दोनों में जीत दर्ज कर लेते हैं तो इन्हें किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा।
दोनों ही सीटों में ये ऑब्वियसली एमपी नहीं बन सकते, एक पर्सन के द्वारा 2 सीट नहीं होल्ड की जाएगी। और अगर ये ऐसा बताने में नाकामयाब होते हैं तो दोनों ही सीटें वैकेंट हो जाएंगी। देखिए, आप इसको उस प्रोविज़न से कन्फ्यूज ना करें, मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूँ। अगर कोई व्यक्ति है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही चुनाव लड़ते हैं और दोनों में अगर जीत उनकी दर्ज हो जाती है तो 10 दिनों के भीतर इन्हें बताना पड़ेगा कि लोकसभा या राज्यसभा आप किस हाउस में ज्वाइन करना चाहेंगे। अदरवाइज फिर क्या होगा, लोकसभा का इन्हें मेंबर मान लिया जाएगा। लेकिन दूसरा प्रोविजन ये था कि अगर कोई पर्सन 2 सीटों में चुनाव लड़ते हैं तो दोनों में से फिर किसी एक को इन्हें चुनना पड़ेगा, अदरवाइज फिर दोनों ही सीटें खाली हो जाएंगी, वैकेंट हो जाएंगी। आगे और भी बात अगर हम कवर करें तो देखिए, एक ही पर्सन के द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का पार्ट नहीं बन सकते ये, यानी अगर दोनों में चुनाव लड़ना है और अगर ये जीत दर्ज कर लेते हैं तो इफ़ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड हिज सीट इन पार्लियामेंट बिकम वेकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 डेज। यानी अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, ये अगर चुनाव लड़ते हैं एमपी के लिए, तो अगर ये फिर जीत भी दर्ज कर लेते हैं तो 14 दिनों के भीतर इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर क्या होगा, इनकी जो पार्लियामेंट वाली सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात बस आपको इतनी सी ध्यान रखनी है कि डबल मेंबरशिप अलाउड नहीं है, ना ही एक पर्सन 2 सीटों से चुनाव जीत सकते हैं, लड़ करके जीत तो सकते हैं ऑब्वियसली, बट 2 सीटें होल्ड नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये कि एक ही पर्सन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर नहीं हो सकते, और एक ही पर्सन लोकसभा या फिर राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर किन्हीं 2 के एक साथ मेंबर नहीं बन सकते, एक पर्सन के द्वारा एक ही सीट होल्ड की जाएगी। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े कंसेप्चुअल हैं, इनमें काफ़ी कुछ है समझने को। इन्हें अगर आप समझ लेंगे तो काफ़ी आसानी से फिर आप एमसीक्यूज़ में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और इन बातों को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करें तो उनमें आपको ज़रा भी दिक्कत ना आए। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ को ज़रूर कवर करें। काफ़ी लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं तो हमें मॉक्स वगैरह पर ध्यान देना चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो मॉक्स पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन पर ध्यान दें, क्योंकि काफ़ी कम दिन बचा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन कॉन्सेप्ट वगैरह रिपीट होने के चांसेस होते हैं, और जितना भी आपने पढ़ा है उन्हें रिवाइज करें, अदरवाइज फिर एग्जाम में कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।